सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी। आज के इस बायोलॉजी के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे थे जेनेटिक्स को और हमने शुरुआत की थी लास्ट सेशन से मेंडल के बारे में पढ़ा था। साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि मेंडल ने जब प्रयोग किया तो वो किस पौधे पर प्रयोग किया। हमने पढ़ा था कि उसने मटर के ही पौधे का चयन क्यों किया। जो लास्ट सेशन में एंडिंग की थी, हमने ये एंडिंग की थी कि जो मटर का पौधा मेंडल के द्वारा लिया गया था उसके कितने लक्षणों को उसने पिक किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, यानी कि अपने प्रयोग के लिए। कुल कितने लक्षणों को लिया गया था? 7 लक्षणों को लिया गया था, जिसमें एक लक्षण संबंधित था तने की लंबाई से, यानी कि तने का लंबा होना और बौना होना। तो एक लक्षण संबंधित था तने की लंबाई से, 2 लक्षण संबंधित थे फूलों से, जो कि रंग और उनकी स्थिति के आधार पर था, और 2 लक्षण संबंधित थे फली से, फली के रंग और उसकी फूला और पिचका होना, और साथ ही साथ 2 लक्षण संबंधित थे बीजों से, बीजों का रंग और बीजों का गोल या झुर्रीदार होना। तो ये कुल मिलाकर ये 7 लक्षण थे जो मेंडल ने अपने प्रयोग में लिए थे, जिन पर बेस उसने अपना प्रयोग किया था। अगली अगर हम बात करें तो देखिए, जब मेंडल ने प्रयोग किए तो एक रूपरेखा उसके लिए तैयार की, यानी कि किस तरीके से प्रयोग करना है, उसके लिए क्या क्या बिंदुओं को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि जब प्रयोग किया जाएगा उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना रहे। तो इसलिए एक आउटलाइन मेंडल के द्वारा तैयार की गई। उस आउटलाइन में मेंडल ने ये बताया, सबसे पहले जैसे जो ये आउटलाइन उसने तैयार की, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है, यानी कि या तो हम पार्ट कह दें या उसको स्टेप कह दें। तो उसने क्या किया, अपने इस आउटलाइन को 3 स्टेप्स में डिवाइड किया। पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप ये था कि जो लक्षण चुने गए, जैसे ये 7 लक्षण चुने गए हैं, इन 7 लक्षणों में सबसे पहली चीज ऐसे वैकल्पिक रूपों का चयन करना, यानी कि अल्टरनेटिव फॉर्म का चयन करना, जिसमें 14 किस्मों के शुद्ध प्रजननी होने का, यानी कि ट्रू ब्रीडिंग होने का। अब 14 कैसे हुए? दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि ये तो 7 थे। देखिए, इसी से समझ जाइए। जैसे हमने कहा तने की लंबाई, तने की लंबाई से संबंधित था लंबा होना और बौना होना, लंबा और बौना, तो 2 गुण हो गए ये। ऐसे ही फूलों के रंग से संबंधित हमने कहा कि बैंगनी और सफेद। कौन से हुए? बैंगनी और सफेद। तो 2 लक्षण ये हुए। अब 2 इसके हो गए, 2 फूलों की स्थिति के हो गए, जो एक्सियल था और जो भी टर्मिनल था। तो यहां क्या हो गए? 1 के 2 लक्षण, तो 2 यहां पर भी 2, 4 हैं, तो ये 4 फिर 4 फिर 4। तो जब आप टोटल काउंट करते हैं तो टोटल कितने लक्षण आ जाते हैं? यहाँ पर 14 लक्षणों का उसने क्या किया, किस्मों का चयन किया और उनके ट्रू ब्रीडिंग से रिलेटेड उसने एविडेंसेस कलेक्ट किए। जब उसने एविडेंस कलेक्ट किए तो सबसे पहले एविडेंस कलेक्शन के साथ ये जरूरी था कि वो खुद उस एविडेंस से संतुष्ट हो कि मैंने जो एविडेंस कलेक्ट किए हैं वो एविडेंस ट्रू हैं, यानी कि प्योर हैं, सही हैं और सत्य हैं। उसके बाद जितने भी उससे रिलेटेड जो भी प्योर ब्रीडिंग लाइन्स थी वो बने, ये उसने कंफर्म करने की कोशिश की। और जितने भी ट्रू ब्रीडिंग वाले प्रमाण थे कलेक्शन के बाद में जब प्रयोग करते गए, तो जेनेरेशन टू जेनेरेशन, जैसे F1 से F2, F2 से F3 और F3 से F4, अगर हम और आगे बढ़ाते चले जाएं तो जेनेरेशन टू जेनेरेशन उनको क्या किया गया, उगाया गया। और उगाने के बाद जितने भी लक्षण वहां पर प्रदर्शित हो रहे थे या जितने भी कैरेक्टर्स वहां पर प्रदर्शित हो रहे थे जो कि किसी वजह से ट्रू नहीं थे या इनसे मैच करते हुए नहीं थे, ये सुनिश्चित किया गया कि उन लक्षणों को वहां से हटा दिया जाए।
समझ में आ गई बात? यानी कि जो लक्षण उसको ऐसा लगा कि ट्रू नहीं है और वो आगे जाके जब ब्रीडिंग होगी तो डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो उसने उन लक्षणों को वहां से हटा दिया और आगे F1 से F2 जेनरेशन में फिर क्रॉसिंग हुई, फिर क्रॉसिंग हुई और फिर क्रॉसिंग हुई। फाइनली जो उसे प्राप्त हुआ वो कैसा प्राप्त हुआ? प्योर प्राप्त हुआ, बिल्कुल शुद्ध प्राप्त हुआ, जिसमें कि किसी भी तरीके की कोई इम्प्योरिटी नहीं थी। तो ये प्राप्त लक्षण क्या था? पूरे तरीके से प्योर था। पहली चीज तो उसने इस चीज को ध्यान में रखा। दूसरा स्टेप क्या था? पहले में तो समझ गए, उसने क्या किया? सैंपल सेलेक्ट किया, खुद को उस लक्षण के प्रति आश्वस्त करने की कोशिश की कि जो लक्षण हमने चुना है वो ट्रू है। फिर उसने क्रॉसिंग कराने के बाद जितनी इम्प्योरिटीज थी उनको अगर फाइंड आउट कर लिया तो उन इम्प्योरिटीज को हटाने की कोशिश की, यानी कि ऐसी इम्प्योरिटी वाले सीड्स को उसने हटा दिया। फिर आगे कंटिन्यू किया और कंटिन्यू करने के बाद फाइनली उसे प्योर कैरेक्टर जो था वो प्योर कैरेक्टर मिल गया। अब कलेक्शन हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या किया कि कोई भी एक ट्रेट ले लिया, मतलब यहां संतुष्टि के बाद कहां पहुंचता है? सेकेंड स्टेप में पहुंचता है। उसने क्या किया? कोई भी एक ट्रेट, कोई भी एक लक्षण, कोई भी एक गुण ले लिया। कुछ भी हो सकता है, लंबा बौना होना हो सकता है, जैसे तने की लंबाई होगी। अब इसमें तने की लंबाई में दो गुण हैं, एक लंबा होना है और एक बौना होना है। तो ये दोनों अल्टरनेट फॉर्म्स उसने पिक की, क्योंकि कंपैरिजन जब किया जाएगा तो इन दोनों लक्षणों के बेस पर ही तो किया जाएगा। एक्सपेरिमेंट जब होगा इन दोनों लक्षणों के बेस पर आगे होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? पहले तो पिक किया कि कौन से लक्षण पर मुझे प्रयोग करना है। जब वो लक्षण पिक हो गया, उसके पिक होने के बाद उसके दोनों अल्टरनेट फॉर्म्स जो थे उन दोनों अल्टरनेट फॉर्म्स को उसने फोकस किया। अब ये जो दोनों अल्टरनेट फॉर्म्स थे इनके बीच में उसने कराया पर परागण। स्वपरागण नहीं हुआ, ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या कराया उसने? पर परागण। ठीक है, यानी एक तरीके का समझ लीजिए कृत्रिम या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन यहां पर कराया गया। मान लीजिए जैसे फूलों का रंग के बेस पर ले ले, जैसे हमने कहा बैंगनी और क्या है? सफेद है। मान लिया हमने फूलों के रंग के लक्षण के आधार पर ले लिए, तो अब यही प्रयोग जैसे लंबे और बौने के बीच में था, यही प्रयोग किसमें किया उसने? बैंगनी और सफेद फूलों के रंग के बीच के आधार पर किया। मतलब जब प्रयोग किया गया तो मात्र ये नहीं था कि इस वाले लक्षण को पिक करके जो भी रिजल्ट आया वो बाकी पर अप्लाइड माना गया, नहीं माना गया। हर लक्षण को लेकर अलग अलग प्रयोग किया गया और जब ये अलग अलग प्रयोग किया गया फाइनली सारे रिजल्ट्स को कलेक्ट किया गया और उसके बाद यहाँ पर फाइनली किया गया कि जो भी क्रॉसिंग से रिजल्ट्स आ रहे हैं सब में इक्वल आ रहे हैं। यहाँ पर क्या हुआ? जब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हुआ, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो मटर का पौधा होता है वो द्विलिंगी होता है, ठीक है, बाइसेक्सुअल होता है। ठीक, क्या होता है? बाइसेक्सुअल यानी कि द्विलिंगी होता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या था कि जब परपरागण हो रहा है तो परपरागण के लिए एक पौधे को मेल और दूसरे को क्या मानना जरूरी था? जो भी अल्टरनेट फॉर्म थी उस अल्टरनेट फॉर्म वाले दूसरे लक्षण को फीमेल मानना पड़ा। ठीक है, क्यों मानना पड़ा? हमने कहा, या जैसे इसमें यहां पर कहा कि क्या होना है? पॉलिनेशन होना है। पॉलिनेशन के लिए जैसे ये कहा कि ये क्या होता है? द्विलिंगी होता है। अब हमें क्रॉसिंग आगे करानी है। जब हमें क्रॉसिंग आगे करानी है तो इन दोनों लक्षणों में से एक को मेल और एक को एज ए फीमेल मानना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो यही उसने किया कि दोनों लक्षणों में से एक को एज ए फादर पेरेंट और दूसरे को मदर पेरेंट के तरीके से उसने प्रयोग किया। ठीक है, अब देखिए मटर की एक टेंडेंसी होती है कि उसमें क्या होता है? स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन होता है। पढ़ रखा है हमने परागण के प्रकार, ठीक है, तो उसे यहाँ डिटेल नहीं करेंगे। क्या होता है? टेंडेंसी इसकी ये होती है कि मटर में होता है स्वपरागण। अब क्या था? हमें क्या रोकना है? प्रक्रिया को रोकना है, स्वपरागण को रोकना है, परपरागण को करना है। जैसा कि कहा यहाँ पर क्या किया गया? जो पुंकेसर थे उन पुंकेसरों को कलिका अवस्था में मीन्स बडिंग फॉर्म में ही
वहां से हटा दिया गया, जिसे क्या कहा जाता है, इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है विपुंसन। हमने पढ़ा है इमैस्कुलेशन। ठीक है, पुंकेसर को क्या कर दिया, हटा दिया। हटाने के बाद उसे क्या करा, बटर पेपर से कवर कर दिया ताकि किसी और प्रकार के जो पॉलन है वो उसमें गिर ना पाए और पॉलिनेशन ना कर पाए। ठीक है, अब जो वो बटर पेपर से कवर किया, दूसरा टर्म हमने पढ़ा है बैगिंग को लेकर। जो उसको कवर किया उसको कहा जाता है पूरी प्रोसेस को बैगिंग। अब मान लीजिए ये वाला लक्षण हमने मेल मान लिया, इसके पुंकेसर ब्रश की सहायता से लेकर इस पर गिरा दिए गए, इसके वर्तिकाग्र पर गिरा दिए। अब जब इसके वर्तिकाग्र पर गिरा दिए गए, गिराने के बाद इसको फिर से बटर पेपर से कवर कर दिया गया ताकि किसी और के पुंकेसर इसके वर्तिकाग्र के अंदर प्रवेश ना कर पाए। ठीक है, अब क्या होता है, जब यही वाले लक्षणों के बीच में था, हमने स्वपरागण की जितनी कंडीशंस थी उन सारी कंडीशंस को हटा दिया। उसके बाद क्या किया, उसे बटर पेपर से कवर कर दिया। कवर करने की ये प्रोसेस क्या कहलाती है, बैगिंग कहलाती है, जिससे कि जो अनवांटेड पॉलेंस है वो अनवांटेड पॉलेंस उसके वर्तिकाग्र पर ना गिर पाए, यानी कि स्टाइल स्टिग्मा तक यहां तक ना पहुंच पाए। अब क्या होता है कि ये जो इस तरीके से बनने वाले बीज थे, ये जो बीज बनेंगे ये क्या करेंगे, एक जेनरेशन को आगे पहुंचाएंगे, मींस एक जेनरेशन का प्रतिनिधित्व करेंगे, एक जेनरेशन को लीड करेंगे। ठीक है, और इसी जेनरेशन को, चूंकि ये पहली बार में बन रहे हैं, तो इसी जेनरेशन को क्या कहा गया, फर्स्ट फीलियल जेनरेशन, यानी कि F1 जेनरेशन। ठीक है, अब इसी में एक और टर्म आती है जिसे बोला जाता है रेसिप्रोकल क्रॉस। देखिए, रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, व्युत्क्रम संकरण जिसे बोलते हैं, व्युत्क्रम संकरण, रेसिप्रोकल क्रॉस कुछ नहीं है, जो हमने ये पढ़ा। रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या होता है, सपोज हमने कहा कि लंबे वाले लक्षण को उसने मेल माना और बौने वाले लक्षण को उसने फीमेल माना, यानी कि इसको एज ए फादर जेनरेशन माना, उसे मदर के तरीके से माना। रेसिप्रोकल यहाँ पर जो टेस्ट प्राप्त हुआ, अब उसे ये टेस्टिंग करनी थी कि मेरा ये जो टेस्ट है, अगर मैं इन क्रॉसिंग्स को उल्टा कर दूं, ठीक है, उल्टा कर दूं से मतलब जिसको मैंने अभी मेल माना है मैं उसे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में फीमेल मान लूं, और जिसे फीमेल माना है उसको मैं मेल मान लूं। ठीक है, जब उसने इस तरीके से व्युत्क्रम करके अपना प्रयोग आगे किया तो उसे कहा गया रेसिप्रोकल ये हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉसिंग या व्युत्क्रम संकरण। आगे बात समझ। तो ये व्युत्क्रम संकरण क्या हुआ कि क्रॉस के तरीके से अगर हम कहें तो जो रिजल्ट पहले वाली कंडीशन में मिले थे वही रिजल्ट किस में मिले, दूसरे वाली कंडीशन में मिले। दोनों रिजल्ट्स को नोट किया गया और दूसरा स्टेप यहां पर क्या हो गया, उसका कंप्लीट हो गया। अब तीसरे स्टेप में क्या किया, तीसरे स्टेप में उसने ये किया कि जब उसे रेसिप्रोकल करने के बाद टेस्टिंग मिल गई, अब उसने यहां से आगे क्रॉसिंग बढ़ाई। जो F1 जेनरेशन मिल रही थी उस F1 जेनरेशन से जितने हाइब्रिड्स मिले थे, हाइब्रिड मतलब वैसे तो आगे पढ़ेंगे, सपोज ये और ये की क्रॉसिंग होती है और इन दोनों की क्रॉसिंग से मान लीजिए ये कैरेक्टर मिल रहा है, तो F1 जेनरेशन में जो मिलते हैं उन्हें संकर या क्या कहा जाता है, हाइब्रिड कहा जाता है। अब इसने क्या किया, जो भी उसे हाइब्रिड मिल रहे थे इन हाइब्रिड्स को फिर से सेल्फ पॉलिनेशन कराया और सेल्फ पॉलिनेशन से क्या मिली, सेकेंड फीलियल जेनरेशन, क्योंकि क्रॉसिंग आगे बढ़ेगी, ये F1 थी तो आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ने के बाद जो भी रिजल्ट प्राप्त होगा उसे उसने क्या कहा, सेकेंड फीलियल जेनरेशन कहा या F2 जेनरेशन कहा। अब यही प्रक्रिया आगे चलती गई, F2, F3, F4। तो हर पीढ़ी में, जैसे हर पीढ़ी की बात करें, जैसे F1 से बात करें, F2 की बात करें, तो हर पीढ़ी में जितनी भी यहाँ पर वैकल्पिक रूप प्राप्त हो रहे थे, अल्टरनेटिव फॉर्म्स प्राप्त हो रही थी, उसने उन अल्टरनेटिव फॉर्म्स से रिलेटेड जितना डेटा था वो सारा डेटा कलेक्ट किया। ठीक है, अब ये प्रयोग क्या था, हमने कहा कि लंबे बौने पे हुआ।
सेम तरीके की कंडीशंस उसने अन्य लक्षणों पर भी अप्लाई की और अपने प्रयोगों को जारी रखा। हमने पढ़ा था लगभग 7 सालों तक उसने क्या किया, मटर के पौधे पर प्रयोग किया, उनका विश्लेषण किया, डेटा कलेक्शन किया सांख्यिकी तरीके से और मैथमेटिकली उस चीज को समझाने की उसने कोशिश की। फिर इसके बाद क्या होता है कि जब इसने ये डेटा कलेक्शन करके यहाँ पर स्पष्ट किया, करने के बाद तीनों स्टेप इसके पूरे हो जाते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और हर लक्षण के बेस पर ये देखेंगे कि किस तरीके से मेंडल ने अपने प्रयोगों को कंटिन्यू किया। उससे पहले एक टर्म होगी जिसमें हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, यानी कि एक जीन की वंशागति किस तरीके से होती है। ठीक है, एक जीन की वंशागति किस तरीके से होती है। वंशागति जानते ही हैं, अगली पीढ़ी में जो जनक पीढ़ी के लक्षण जाते हैं वो होती है वंशागति। हम पढ़ चुके हैं कि आनुवांशिकी और वंशागति क्या होती है, समझ में आया। तो फिलहाल ये एक इम्पोर्टेंट चीज थी। अगर हमें मेंडल के नियमों को समझना है तो पहले उसका बैकग्राउंड समझना जरूरी है कि किस तरीके से प्रयोगों को उसने निर्धारित किया या किस तरीके से उसने प्रयोग किए। समझ में आ गई बात। तो उसने अपने प्रयोगों के लिए रफ वर्क किया, 3 पद बनाए, पहले ट्रेड कलेक्ट किए, खुद को सेटिस्फाई किया, फिर यहाँ पर क्या किया, उनकी क्रॉसिंग कराई, बैगिंग और विपुंसन और बैगिंग जो भी थी, फिर उसमें क्या हुआ, आर्टिफिशियल क्रॉसिंग हुई है। उसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ती है और F2, F3, F4 जितनी भी जेनरेशन है उसने वो क्रॉसिंग कंटिन्यू की तीसरे पद में और सारे डेटा को उसने जेनरेशन टू जेनरेशन कलेक्ट किया और उसके बाद कम्युलेटिवली अपने रिजल्ट्स को आगे रखा। उसको समझने मतलब उसके जो नियम है उन्हें समझने से पहले ये समझना जरूरी था कि किस प्रकार से प्रयोग किए गए। तो फिलहाल आज के सेशन में इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट सेशन में जैसे हमने कहा कि एक जीन की वंशागति किस तरीके से होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें अलग अलग लक्षणों के आधार पर प्रयोगों को देखना है। तो उन अलग अलग लक्षणों के आधार पर जो हमें प्रयोग देखने हैं उसके लिए जानना जरूरी है कि एक जीन की वंशागति कैसे होती है। तो फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।